थैंक यू बच्चों। कल आप लोग मादा जनन अंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं नर जनन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, मादा जनन अंग। यानी मादा जनन अंग क्या है, मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आप पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल के बारे में कि नर में, मेल में कौन कौन से जनन अंग होते हैं, यानी जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंग को जनन अंग कहते हैं। तो कौन कौन से जनन अंग होते हैं, अब देखिए। पहला जनन अंग है वृषण। क्या है पहला? वृषण, टेस्टिस। दूसरा है अधिवृषण। क्या है? वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शीशन और प्रोटेस्ट ग्रंथि। अन्य मुख्य रूप से मेल में जो ऑर्गेन्स होते हैं वो कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय और शीशन। तो अब हम लोग देखते हैं यहां वृषण के बारे में कि वृषण क्या है, वृषण की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, वृषण का कार्य क्या होता है। हम लोग वृषण के ऊपर अध्ययन करेंगे कि वृषण है क्या, वृषण के क्या काम होते हैं, वृषण के अंदर किस प्रकार से शुक्राणु जनन क्रिया संपन्न होता है। वृषण नर के बहुमूल जनन अंग होते हैं। यह सबसे प्रमुख जनन अंग माना जाता है और यह जो है नर के शरीर में शुक्राणु के निर्माण करने में अति आवश्यक होते हैं। यानी शुक्राणु का निर्माण वृषण के ऊपर निर्भर करता है। वृषण नर के उदर के भागों में पाए जाने वाली दो अंडे के आकार की संरचना होते हैं। अंडे के आकार की संरचना होते हैं, जिस संरचना के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अंदर जो कोशिकाएं होते हैं, ये कोशिका विभाजित होता है और विभाजित होने के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता चला जाता है। यानी वृषण अंग का जो लंबाई होता है, इसकी लंबाई होते हैं 5 cm। कितना होता है? 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2.5 cm चौड़ाई, 3 cm मोटाई। यानी वृषण का ये भाग जो होते हैं, ये कितने मोटाई कितने चौड़ाई में होते हैं, मैं उसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं कि वृषण की मोटाई क्या होता है, वृषण की चौड़ाई क्या होता है। अब देखिए कि वृषण का आपने देख लिया कि वृषण के जो भाग होते हैं, इसकी मोटाई होते हैं 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होते हैं और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होता है मोटाई। वृषण का जो भाग होता है, ये बाहर से एक मोटे उत्तकों से घिरे होते हैं, एक मोटे उत्तकों से घिरे होते हैं, जिसे ट्यूबिका एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। ये एम्फीबिया क्या करता है कि वृषण कोश का जो ये भाग होता है, इस वृषण कोश के इस भाग को चारों ओर से ये घिरे हुए, चारों ओर से घिरे हुए, जिसके कारण इसके अंदर के भागों में कोशिका विभाजित होता है। ये कोशिका क्या होता है, इस प्रकार से विभाजित होते चले जाते हैं और शुक्राणु का निर्माण इस चरण में होते चले जाते हैं। अब शुक्राणु का जो निर्माण यहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण के कोश के अंदर होते हैं। यानी इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन डिस्चार्ज होता है, जिस हार्मोन के डिस्चार्ज होने के कारण वृषण कोश की कोशिकाएं विभाजित होते हैं। अगर हार्मोन डिस्चार्ज नहीं हो तो वृषण कोश की कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकता है। वृषण कोश का जो कोशिका विभाजित होता है, विभाजित होने के फलस्वरूप इसके आंतरिक भाग में जितने कोशिका विभाजित होते हैं, उस हिसाब से शुक्राणु का निर्माण होता है।
अब ये होता कैसा है, थोड़ा इसके ओर हम लोग चलते हैं। अब यहां से ये दो भाग में बटे, ये कितने भाग में बट रहा है, ये दो भाग में बट रहा है। इसको हम कहते हैं 2n, ये भी 2n होगा और ये n होगा। मतलब यहां कोशिका दोनों था, लेकिन यहां कोशिका क्या था, दो भाग में विभाजित हो रहा है। इस प्रकार से वृषण कोश के कोशिका विभाजित होते हैं और शुक्राणु का निर्माण क्रमबद्ध तरीके से होता रहता है। जब भी शुक्राणु का निर्माण होगा, कोशिका का विभाजन होगा, तो उस समय शरीर में एक निश्चित तापमान का होना अति आवश्यक होता है। अगर एक निश्चित तापमान नहीं रहे तो कोशिका विभाजन भी होगा तो शुक्राणु जीवित नहीं रह सकता है। यानी शरीर के तापमान से, शरीर में जितना तापमान है, हर समय जिन भागों में शुक्राणु रहता है उसका तापमान उससे क्या होगा, उससे हर हमेशा कम होगा। यानी 37 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस हर हमेशा कम रहता है। क्या होगा ये, हर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस से हर हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृषण कोश का कम रहेगा। अब इसका तापमान कम होगा तब ये कोशिका विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित क्रिया नहीं होता है। आपका क्वेश्चन बनेगा, विविया क्वेश्चन बनेगा कि वृषण कोश में शुक्राणु का जो निर्माण होता है उस समय शुक्राणु के वृषण कोश में तापमान क्या होनी चाहिए। तो शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होनी चाहिए, इसके बाद जो है शुक्राणु जीवित रह सकता है। अब देखिए, हम लोग देख लिए कि यहां तक समझ में आ गया है कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु क्या है, शुक्राणु का वृषण कोश कैसा है, वृषण कोश कोशिका कैसे विभाजित होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि वृषण कोश का कार्य, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का कार्य क्या है। टेस्टिस के मुख्य रूप से कार्य होते हैं, ये आपका 12th का बोर्ड का एकदम विविया क्वेश्चन होता है कि टेस्टिस के कार्य क्या है। टेस्टिस का कार्य होता है शरीर के तापमान को बनाए हुए रखना। हर हमेशा शरीर के जो तापमान होता है, इस तापमान को समान रूप से बनाए हुए रखना। फिर दूसरा कार्य होता है हार्मोन का डिस्चार्ज करना। मतलब शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो डिस्चार्ज होगा वो वृषण कोश करते हैं, वृषण कोश के अंदर होता है, जिसके कारण टेस्टिस के अंदर होता है, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर दूसरा काम है शुक्राणु को तरल पदार्थ यानी तरल बनाए हुए रखना। अगला काम होता है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और शुक्राणु को भोज्य पदार्थ पहुंचाते रहना। सवाल बन जाएगा कि टेस्टिस का कार्य क्या है। अब देखिए कि दूसरा होता है, टेस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं अधिवृषण। ये अधिवृषण, ये अधिवृषण जनन मेल का ऑर्गेन्स है, जनन अंग है। अब ये देखिए अधिवृषण जो होते हैं, एक नालिका होता है, ये जो इस प्रकार से जो ये बना है, यहां पे एक नालिका निकलता है, यानी एक नालिका निकले होते हैं, जिस नालिका को हम क्या कहते हैं, अधिवृषण। मतलब एक से अधिक, ये जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण की भी लंबाई होती है यानी 6 मीटर। अधिवृषण कितनी लंबाई होते हैं, अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होता है। और कितने होते हैं अधिवृषण की लंबाई, अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर होते हैं। और ये जो 6 मीटर इसका लंबाई होता है, ये
एक नलिका होता है, इसमें देख रहे हैं कि आप अधिवेशन में क्या होता है कि ये नालिका के रूप में होते हैं। ये नालिका जो है एक पाइप नुमा नालिका होता है, एक घिरा होता है, जिस नालिका को वाश डिफरेंस कहते हैं। वाश डिफरेंस, इसको क्या कहते हैं? वाश डिफरेंस। यानी ये जो नलिका यहां से जो निकलता है नलिका, इस नलिका को हम क्या कहेंगे? वाश डिफरेंस। आपको क्वेश्चन होगा वाश डिफरेंस क्या है? तो अधिवेशन से निकलने वाली एक नलिका जिसको हम क्या कहेंगे? वाश डिफरेंस। इसकी लंबाई होता है, ये जो नलिका है इसका लंबाई होता है 25 cm। इसकी लंबाई कितना होता है? ऑब्जेक्टिव आपको 12th में पूछेगा, नीट में पूछेगा कि अधिवेशन जो होते हैं इसकी लंबाई क्या होता है? तो अधिवेशन की लंबाई होते हैं 6 मीटर, और अधिवेशन में जो नालिका होता है इस नालिका की लंबाई होता है लगभग 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और इस नालिका का क्या नाम है? तो नालिका का नाम है वाश डिफरेंस। अब देखिए कि अधिवेशन का कार्य, कि अधिवेशन का कार्य है क्या? अधिवेशन कौन सा कार्य करने में सहायक होते हैं? अधिवेशन क्या करता है कि वृषण कोश के अंदर जो शुक्राणु डिस्चार्ज होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, इस शुक्राणु को अगर दिशा की ओर यानी पेनिस की ओर अग्रसित करने में सहायक होता है, ताकि वहां जाकर के और ये फर्टिलाइजेशन क्रिया में सहायक हो, फर्टिलाइजेशन क्रिया करे। साथ ही साथ ये जो है हर हमेशा मिक्सचर पकड़ता है किसका? तो हार्मोनल पदार्थ का, जिससे कि शुक्राणु जीवित बने रहे। और ये देखते हैं कि स्पर्म में जो एक विशेष प्रकार का गंध पाया जा रहा है, ये गंध अधिवेशन के नालिका से ही निकलते हैं। अब तो समझ में आ रहा है? ये नालिका को क्या कहते हैं? वाश डिफरेंस। नालिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर और अधिवेशन की लंबाई 6 मीटर। 6 सेंटीमीटर नहीं, 6 मीटर। समझ में आ रहा है? अब हम लोग चलते हैं शुक्राशय की ओर कि शुक्राशय है क्या? शुक्राशय, हम लोग शुक्राशय किसे कहते हैं? शुक्राशय का कार्य क्या है? अब देखिए शुक्राशय क्या होता है कि जिन रास्ते के द्वारा, जिन मार्गों के द्वारा शुक्राणु का डिस्चार्ज हो, शुक्राणु बहिर्गमन करे, एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जाए, उसी भाग को हम क्या कहेंगे? शुक्राशय। अब शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राणु के साथ अन्य तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, और मिश्रण होने के फलस्वरूप शुक्राणु किसी खास स्थानों में पर पहुंचने के बाद उसमें संचित करके जमा होता है। समझ आ रहा है? क्या होता है? संचित करके जमा होता है, जिसके कारण मैंने आपको बता चुका इस ये भी कि एक दंड क्या करता है कि प्रत्येक दिन कितने शुक्राणु का निर्माण करते हैं? मैंने बताए हुए थे कि एक वृषण कोश में 10 पावर 12 से इतने मात्रा में ना 13 इतने मात्रा में शुक्राणु का निर्माण एक दिनों में होता है। यानी एक दिन में एक मनुष्य कितना शुक्राणु डिस्चार्ज करेगा? 10 पावर 12 से 10 पावर, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए कि आपने ये भी समझ शुक्राशय का क्या काम कि वैसे मार्ग, वैसे रास्ते, जिन रास्ते के द्वारा शुक्राणु बहिर्गमन करता हो, स्थानांतरित होता हो, और उन मार्ग में प्रेरित करने की क्रिया संपन्न होता हो। समझ आ रहा है? अब देखिए पेनिस यानी शीशन, यानी पेनिस है क्या? मानव के वृषण कोश के, मानव के टेस्टिस के भागों में, बाह्य संरचना, टेस्टिस के भाग में, उनके बाहरी संरचनाओं में, बाहरी भागों में एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक के बने हुए संरचना होता है। जो संयोजी ऊतक से बने हुए संरचना होते हैं, जिस संरचना में शुक्र वाहिका लगे हुए होते हैं, और उन संरचनाओं में 2 स्पॉट होता है, 2 खाली स्थान, 2 छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों के द्वारा शुक्राणु
मादा के वेजाइना तक पहुंचते हैं और ये पहुंचने के बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है। साथ ही साथ नर के शरीर से जो उत्सर्जन क्रिया होता है, ये उत्सर्जन क्रिया भी, नर के शरीर में जो उत्सर्जन क्रिया होता है, ये उत्सर्जन क्रिया कौन करता है? उत्सर्जन क्रिया वृषण, वृषण से अधिवृषण, अधिवृषण से, यानी इस प्रकार से ये गुजरते जाते हैं और शीशन तक आते हैं। शुक्राशय रास्ते में नहीं आते, उसका पथ अलग होता है। क्या आता है? पेनिस तक। अब पेनिस से वे डिस्चार्ज होते हैं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि पेनिस का कार्य क्या है? पेनिस का मुख्य कार्य होता है कि शुक्राणु को मादा के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना। क्या काम होता है? शुक्राणु को मादा के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना, वेजाइना तक पहुंचाना। अब देखिए कि फिर दूसरा कार्य होता है शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना। अब देखिए यहां तक समझ में सब आदमी आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत है? अब देखिए दूसरा है प्रोटेस्ट ग्रंथि। आपको क्वेश्चन रहेगा कि प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि के कार्य को लिखें। तो नर के वृषण कोश के भागों में, कहा, किस भाग में? वृषण कोश के भागों में एक विशेष प्रकार के नालिका होते हैं, यानी वृषण कोश के भाग में एक नालिका होता है। जो नालिका एक से अधिक, मतलब एक नालिका नहीं होता है बल्कि नालिकाओं का समूह, यानी प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या? यह नालिकाओं का समूह है। मतलब एक से अधिक नालिका एक स्थानों पर आकर के जमा हो चुका है। एक से अधिक नालिका यहां पर लगे हुए हैं। नालिकाओं का वैसे समूह जो वृषण कोश के भागों से विभिन्न तरल पदार्थों को, विभिन्न पदार्थों को पेनिस तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट ग्रंथि। आप देखिएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि के कारण नर के शरीर में यूरिन का डिस्चार्ज अवरुद्ध हो जाती है। यानी ये जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है, इसके भाग में अगर इस प्रकार से मांसल बढ़ जाए, इस प्रकार से मांसल बढ़ जाए तो क्या होता है कि पथ जो है, पथ में रास्ता अवरुद्ध होने लगते हैं। जब अवरुद्ध होने लगते हैं तो यूरिन का डिस्चार्ज कम हो जाते हैं। यूरिन डिस्चार्ज करने में कठिनाई होती है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, जिसके कारण इसे ऑपरेशन करके पुनः इस पथ को बनाया जाता है ताकि उसको यूरिन डिस्चार्ज करने में, तरल पदार्थों को डिस्चार्ज करने में कठिनाई नहीं हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट ग्रंथि। आपका क्वेश्चन रहेगा कि प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या है, तो बन जाएगा आप लोग प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या है कि 30 से 40, इसमें कितना होता है और कम भी नहीं होता है, इसमें होता है लगभग 30 से 40 नालिका मिलकर के एक समूह बनाया। इसी समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट ग्रंथि। यानी 30 से 40 नालिका मिलकर 30 से 40 नालिका मिलकर के एक समूह बनाया, जिस समूह को हम क्या कहेंगे? समूह को क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट ग्रंथि। सब आदमी को यहां तक समझ में आ गया कि मेल में जनन क्रिया में सहायक होने वाले, जनन क्रिया करने वाले मुख्य अंग का नाम तो मैंने बता दिया, वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शीशन और प्रोटेस्ट ग्रंथि। मैंने एक बार और आप लोग रिवाइज करते हैं कि वृषण की लंबाई कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अब यहाँ क्या मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर क्या होता है? कोशिका विभाजित होते हैं। दूसरा है अधिवृषण, इसका कार्य भी बता चुके हैं। अधिवृषण की मोटाई होते हैं, लंबाई होता है 6 मीटर। इसके अंदर में एक नालिका होता है जिसे वास्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये नालिका की लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। अब होता है शुक्राशय, फिर होते हैं पेनिस और फिर होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। सब आदमी को समझ में आ गया है? कहीं से कोई दिक्कत? फिर हम लोग अब यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत हो तो फिर आप लोग बताइएगा कि हम इसमें क्या, कहाँ प्रॉब्लम है।
अब देखिए कि आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिन नए नए जो है वीडियो डालते जाएंगे। आप लोग इसको जो है प्रत्येक दिन देखिए प्रत्येक दिन अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और परीक्षा का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। मैं आपके ये पढ़ाने के बाद जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन भी हम डालेंगे। समझ में आ रहा है सर मेरे को? कहीं से कोई कठिनाई हो तो आप हमको बताओ। थैंक यू।